तो चलो ये लगभग तो फिर तो यार खत्म ही हो गया। This is asked for food from Amazon. वो थोड़ा सा इसको सकते हैं। वो तो मतलब इरिगेशन हमने स्टोरेज नहीं पढ़ा है और इरिगेशन नहीं किया था, राइट? तो देखो इरिगेशन है, बता दो फिर इरिगेशन मुझे समझा दो। सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स। ओके, दैट्स इट। There are two methods. वेरी गुड, वेरी गुड। Transitional method and modern method. Transitional method way ट्रांजैक्शनल कुछ नहीं होगा, हो सकता है इसने लिखा होगा ट्रेडिशनल लिखा होगा, आई डोंट नो, बट ट्रेडिशनल होना चाहिए, है ना? in the method to pump with the help of pump wells, pumps, and yes. and transitional method एक तो रहता है सिर्फ डायरेक्ट रूट को पानी होता है। हाँ, सिर्फ खॉपलर होता है और एक स्प्रिंकलर होता है। एक क्या होता है? सिर्फ एक खॉपलर होता है, एक पाइप जैसा रहता है, एक पाइप जैसा रहता है। ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। हाँ। जिसमें लिखा हुआ है तुमको बता देते हैं। ड्रिप एक तो होता है, देखो एक तो जो तुम बोल रहे हो ना वो हो गया सरफेस, एक मेथड होता है, मतलब तुम जो नाम दे दो यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो सरफेस मेथड में क्या होता है, तुम्हारा पानी जो है ना वो पूरा का पूरा लैंड पे हम लोग रखते हैं, तो उसको सरफेस मेथड कहते हैं। जैसे कि एक तो होता है जैसे राइस के लिए, राइस में क्या करना पड़ता है तुमको, पूरा का पूरा जमीन को डुबा के रखना पड़ता है, तो इसको हम लोग कहते हैं जैसे बेसिन मेथड कहते हैं, ठीक है। बेसिन हम लोग बना देते हैं, मतलब एक तरह से पानी का पूरा लेयर हम लोगों ने पूरे जमीन पे बैठा दिया। पानी सीधा रूट में जाता है। हाँ, ड्रिप में वो दूसरा मेथड हो गया। तो ये सरफेस मेथड में क्या होता है, पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है और इसका ना डिमेरिट्स भी होता है। इसका जैसे डिमेरिट भी, ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसका डिमेरिट क्या है, वाटर लॉगिंग। एक तो पानी वहां पे जमा होकर के रह जाता है, ठीक है, जिसके कारण रूट को एयर नहीं मिलता है प्रॉपर, जितना एयरेशन होना चाहिए वो एयर नहीं मिलता है। और दूसरा क्या होता है, सैलिनेशन। सैलिनेशन में क्या हो गया, जब पानी एवोपरेट हुआ भी तो उसके जो सॉल्ट्स होंगे ना वो सॉल्ट्स उसी जमीन में रह जाएंगे, और सॉल्ट्स अच्छा नहीं होता है जमीन के लिए, जरूरत से ज़्यादा वो जला देगा, रूट्स को खराब कर देता है। हाँ वो तो है ही ना, वाटर लॉगिंग होगा तो तुम्हारा जो रूट्स है उनको प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रूट्स जो है वो प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, और तुम्हारा जो सैलिनेशन है उसके कारण सॉल्ट्स बच जाता है, सॉल्ट्स डिपॉजिट रह जाता है, which harms प्लांट, समझे? सो इन केस तुम लोग को इरिगेशन में आता है ना, तुम लोग ऐसे ही नहीं लिखा सर्विस, एक तो लिखो सरफेस मेथड। सरफेस मेथड में क्या है कि तुम्हारा पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा है और उसमें वाटर लॉगिंग होता है। हाँ, इसमें नहीं, तुम लोगों का कुछ दिया ही नहीं बेसिकली, वो चाहता ही नहीं कि तुम लोग कुछ पढ़ो और सीखो, तो ठीक है। एक सरफेस मेथड हो गया, और सरफेस मेथड से बचने के लिए फिर क्या करते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो यूज की जाती है, जिसमें आता है तुम्हारा ड्रिप इरिगेशन कहते हैं और स्प्रिंकलर कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल तुम लोगों ने ये भी देख लिया होगा। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट रूट्स में पाइप के थ्रू हल्का 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 बूंद बूंद, हाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स में कितना होता है, हाँ वो मुझे नहीं पता। ड्रिप इरिगेशन कहाँ पे होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किसने इन्वेंट किया है, ये जान लो। नहीं नहीं नहीं, वो तो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये इजराइल ने डेवलप किया है ये टेक्नोलॉजी। इजराइल एक छोटी सी कंट्री है, उसने किया है। वहाँ पे केवल रेगिस्तान कह लो या उस टाइप का था, केवल मतलब सूखा जमीन था, सब कुछ बेकार था वहाँ पे, रेंज नहीं था। उन्होंने इसको टेक्नोलॉजिकली वो बहुत डेवलप है, और उन्होंने इसको ड्रिप इरिगेशन को निकाला मेथड को, और वहाँ पे अच्छा खासा अब खेती होता है, अच्छा खासा। दे इवन एक्सपोर्ट क्रॉप्स, ठीक है।
और स्प्रिंकलर तो खैर नॉर्मल तुम लोगों ने अपने यहाँ पे ऐसे भी देखा होगा कि हम लोग एक पाइप जैसा लगा देते हैं जिसमें हाई प्रेशर से वाटर जो है बहुत दूर तक वो एकदम फेंकते रहता है, इस साइड है। गोल्फ ग्राउंड। आई डोंट नो, मतलब मैंने देखा नहीं है, बट वो दोनों चारों साइड ना ऐसे ऐसे करके एकदम, हाँ वो उसका जो माउथ है वो घूमता भी रहता है। तो वो स्प्रिंकलर है ना। तो इससे क्या होता है, वाटर का मतलब अच्छे से वो इसको कहते हैं हम लोग, इसको यूज करना है। यदि मान लो इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश तुम लोग को लिखना है तो कह सकते हैं हम लोग ये जुडिशियस यूज ऑफ वाटर करता है, ये जो मेथड है। जुडिशियस यूज का मतलब ज्यादा। अच्छा। जितनी जरूरत है। बैलेंस्ड यूज, इसको बैलेंस्ड कहते हैं। बैलेंस्ड का मतलब जितना जरूरत है उतना। बैलेंस डाइट होता है ना, वैसे ही। सो ये जुडिशियस यूज ऑफ वाटर को यूज करने के लिए ये मेथड है। और तुमको बिना मतलब का कुछ भी यूज करना है तो आप सरफेस मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें पानी का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। और इरिगेशन के बारे में एक और पॉइंट ध्यान रखना, जो तुम लोग के बुक में तो खैर कुछ भी नहीं लिखा है, बट इरिगेशन जो होता है वो हर क्रॉप्स का अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वीट का जैसे बहुत ज्यादा नहीं होता है, 2 से 3 बार ये पूरा सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक में 3 से 4 बार ही पानी लगता है। लेकिन राइस का देखोगे राइस में बहुत ज्यादा। पूरा वो जो टेन्योर है, होल टेन्योर इसका, उसको पानी चाहिए, फ्रॉम प्री सोइंग टिल हार्वेस्टिंग, ठीक है। और यदि तुम लोग देखोगे मिलेट्स समझते हो, जैसे रागी, बाजरा, जवार, इन सब में लेस टू नो वाटर, बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है इनमें। तो इसलिए भी इरिगेशन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब तुमने क्या किया, तुमने पूरा बेसिन बना दिया और तुमको लगाना वीट है, वो बर्बाद हो जाएगा, वीट होगा ही नहीं। तुमको मिलेट उगाना है, तुमने बेसिन बना दिया, जबरदस्ती पानी को पूरा यूज करके निकाल करके डाल दिया है जमीन पे, कभी नहीं होगा। केवल राइस हो सकता है वैसे में बेसिन मेथड से, है ना, समझे। सो बेसिकली ये रीजंस हैं कि इरिगेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है फार्मिंग में, है ना, जिसके बारे में फार्मर्स को अच्छे से पता होना चाहिए, सो दैट उनका क्रॉप्स अच्छा प्रोडक्शन हो सके उनका। ये सारा क्रॉप तो एक जगह पर ही होता है। नहीं, वो तो जमीन टू जमीन भी। तो पहले के जमाने में एक और चीज, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, जहाँ पे वाटर अच्छा होता था, रेन्स अच्छे होते थे, नहीं जहाँ पे रेन्स अच्छे हो रहे हैं, हाँ, वहां पे क्या होता था, राइस लगाए, वीट लगाया। और जैसे जहां पे स्कार्स होता था वाटर का, स्कार्स मतलब स्कैरसिटी ऑफ वाटर, कमी, है ना, जहां पे रेन्स बहुत कम होते थे, वहां पे क्या लगाते थे ये लोग, मिलेट्स लगाते थे पहले, जैसे राजस्थान अपने यहाँ इंडिया में, ठीक है। बट अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ जो कैनल सिस्टम है, कैनल समझते हो, नहीं रे, गुफा नहीं होता है, कैनल मतलब पानी का नाला जो बनाते हैं ना, कैनल कैनल नहीं देखा है, कैनल सिस्टम है जो पूरा नाला नाला बना के उससे पानी को लेकर जाते हैं, बहुत दूर दूर तक लेके जाते हैं, नदी से ही कैनल निकलता है और वो बहुत दूर। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम में कहीं हिस्सा कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सो कैनल सिस्टम से क्या हुआ, फिर इवन जो ड्राई स्टेट्स या ड्राई प्लेसेस जो थे, वहां पे भी सारे तरह के क्रॉप्स होने लगे, ठीक है। जैसे राजस्थान को देख लो, तो राजस्थान में क्या है, कौन सा कैनल है, इंदिरा गांधी कैनल सबसे फेमस है यार, ये सब जानना चाहिए तुम लोगों को। इंदिरा गांधी कैनल है, जहां पे पानी कहां से आता है, रवि नदी होगा, ब्यास होगा, सतलज होगा, यहाँ का पानी
अब पूरा का पूरा राजस्थान में जाता है और वहाँ पे हर तरह का क्रॉप्स वहाँ के लोग अब पैदा कर सकते हैं। राजस्थान में बारिश होती है क्या? बहुत कम होती है, बिकॉज ऑफ डेजर्ट एरिया है ना। लेकिन बिकॉज ऑफ कैनल सिस्टम अब वहाँ पे हर तरह का लगभग क्रॉप्स होता है, एक्सेप्ट राइस वाइस छोड़ दो, ठीक है। तो इसमें भी कैनल में भी दो तरह के होते हैं कैनल्स, लेकिन पता नहीं यार, तुम लोगों को बुक में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या ही बताऊँ और कितना ही बताऊँ। एक तो होता है जैसे परमानेंट कैनल, तो ये तुम्हारा परमानेंट कैनल हो गया जो इंदिरा गांधी कैनल है, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा इनंडेशन कैनल। इनंडेशन कैनल का मतलब, इनंडेशन का मतलब ही होता है जब चीजें बहुत ज्यादा लबालब भर जाती है ना, तो उसको इनंडेशन कहते हैं। तो ये कब होता होगा तुम लोग सोचो, इनंडेशन कब होता होगा? जब ज्यादा बारिश, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, चीजें एकदम लबालब हो जाती है पानी, तो क्या करते हैं उसका पानी, नदी का पानी निकाल करके ये लोग एक कैनल से कहीं पे लेके चले जाते हैं और वहां पे मतलब वहां पे पानी या तो स्टोर कर लिया बांध में या चेक डैम में या फिर खेती में लगा दिया उन्होंने। सो इनंडेशन कैनल जो होता है वो सीजनल होता है, वो परमानेंट नहीं होता है, वो सीजनल होता है। केवल जब एक्स्ट्रा रेन होता है ना, बहुत एक्सेस रेन होता है, तब ये इनंडेशन कैनल यूज करते हैं। तो ये पूरा इरिगेशन का तुम्हारा, ये हुआ पूरा इरिगेशन। तुम लोगों ने क्या किया, 4 सेंटेंस में इरिगेशन खत्म कर दिया स्टैंडर्ड 8 में, जबकि स्टैंडर्ड 8 में सब कुछ तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो अब नहीं जानोगे तो अब कब जानोगे, अब तो बूढ़े होने वाले हो 8 के बाद तक, तो फिर यार 9-10 में वैसे भी तुम लोगों को ये सब नहीं पढ़ाएगा, अलग ही 9-10 में पूरा साइंस हैवी होने वाला है, पूरा हैवी रहेगा तुम लोग का, ये सब थोड़ी पढ़ाएगा, ये सब यहीं तक था 8 में, ठीक है। तो तुम लोगों का जो बुक का चॉइस किया गया है ना, वो बहुत वर्स्ट बुक का चॉइस है, चाहे सोशल स्टडीज का हो चाहे साइंस का हो, वर्स्ट, वर्स्ट मीन्स वर्स्ट। गॉड नोस तुम लोगों का कैसा क्या सिस्टम है। अच्छा, यूट्रोफिकेशन मैंने बताया था, यूट्रोफिकेशन याद है? उसको जैसे certification मतलब पानी, गंदा पानी उसको purify करके। नहीं रे, नहीं नहीं, तुम बताओ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन बहुत अच्छा एक साइंस का तुम लोगों का टॉपिक है यार, ये सब तो एकदम पढ़ना ही चाहिए, जानना चाहिए। तुम लोगों के बुक में कहीं होगा भी नहीं, मुझे लगता है जिस तरह का दिया है होगा भी नहीं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन यार, जब तुम एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर या एक्स्ट्रा केमिकल्स यूज करते हो जब अपने सॉइल में, क्यों? या तो तुम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज करोगे, या फिर तुम उनके पेस्ट को भगाने के लिए यूज करोगे, या फिर वीड्स को खत्म करने के लिए यूज करोगे। वीड को खत्म करने के लिए क्या यूज करते हो? केमिकल्स। क्या नाम होता है उसका? वीड्स के लिए वीडीसाइड्स, पेस्ट्स के लिए, केमिकल का नाम भी अलग, दूसरा नाम भी आता है। वो तो एग्जाम्पल हो गया, लेकिन एटलीस्ट तुम ये तो बोलोगे ना यार, वीड्स के लिए हम वीडीसाइड्स यूज करते हैं, पेस्ट्स के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करते हो, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हार्मफुल केमिकल है ना। तो ये जो होते हैं ये जा करके पानी में जमा होते हैं, एंड इनका जब एक्यूमुलेशन होता है इन वाटर, तब इसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। सो यूट्रोफिकेशन जो है वो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए खराब है, हम लोगों के लिए भी खराब है, एट द एंड ऑफ द डे हमें ही पानी वो पीने को मिलने वाला है, ठीक है। तो वो तुम पियोगे फिर तुमको खराबी करेगा, एंड कैंसर होगा, ये सब मतलब सारी चीजें फिर होते जाएंगे रिपरकशन, ठीक है। तुम लोगों का फिर, तो ये तो इरिगेशन हो गया। इरिगेशन में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे में तो है ही नहीं, मैंने जो बता दिया वो खत्म हो गया। और अच्छा, एक और चीज़, हार्वेस्टिंग में तुम लोग, हार्वेस्टिंग में क्या क्या पढ़े हो? Threshing, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन सा सबसे पहले प्रोसेस होगा? सबसे पहले तो हार्वेस्ट ही होगा ना। नहीं रे बाबा, सबसे पहले तो हार्वेस्ट होगा ना। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? cutting down of crops in the land. उसके बाद क्या करेंगे? So threshing, थ्रेशिंग में क्या किया जाता है? so जो इसका शाफ्ट होता है ना, हम्म, उसी को रिमूव किया जाता है।
रिमूव बोले तो उससे अलग किया जाता है, ठीक है, निकाल लिया गया। Great. अब उसके बाद क्या करेंगे? उसको उसके बाद विनोइंग करते हैं। ये देखो, ये प्रोसेस को ना याद रखो हमेशा अच्छे से। सो पहले थ्रेशिंग करेंगे, सबसे पहले हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग करने के बाद थ्रेशिंग करेंगे और इसके बाद विनोइंग करेंगे। देखो, जब तुम लोगों ने इसको अलग किया, शैप से निकाला तुम लोगों ने, क्रॉप्स को अलग कर दिया, लेकिन वो रह तो गए साथ में ही ना। विनोइंग मशीन से भी होता है। हाँ, तो ये तो तुम लोगों ने अभी तो ये साथ में ही लेकिन रह गए, अब इसके साथ खाओगे तो नहीं, तो क्या करोगे? अब इसको कम से कम इसको अलग करना है मुझे, फिल्टर आउट करना है। फिल्टर आउट करने के लिए विनोइंग होता है। मेथड होता है कि जो लाइट पार्टिकल्स होता है उनसे जो जाता है, जो हार्ड जो लाइट नहीं होता है वो रहता है, वो सूप टाइप का रहता है। हाँ, तो जो लाइट रहता है वो क्या होता है? सर हवा के कारण वो आगे चला जाता है, तो शैप जो है वो आगे चला जाएगा हवा के कारण, और क्रॉप्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? अब तुम्हारा स्टोरेज स्टार्ट होगा। अब स्टोरेज में क्या होता है? सर हम जब ज़्यादा क्या चीज? इसको बोलेंगे बोलो बोलो, अच्छे से तो बोलो। उसको नीम का पत्ता लगाते हैं। हाँ, वो सब तो अच्छी बात है, स्टोरेज के लिए वही करते हैं ना, नॉर्मल के लिए तुम वही करते हो, लेकिन बड़े स्केल पे हम लोग क्या करेंगे? जब बिग फार्मर्स ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो कुछ क्रॉप्स वो किसी को दे देते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ट्रेडर्स को देंगे, हाँ, और वो क्या करेंगे? तो वो रिटेलिंग मार्केट में वो होलसेल को देंगे, होलसेल रिटेलर्स को देंगे, वो सब ठीक है, लेकिन उससे पहले जब तक वो नहीं हो रहा है और जो एक्स्ट्रा जो है वो तुम्हारा चला जाता है, उसी के लिए तुम्हारे होते हैं साइलोज, बड़े बड़े तुम्हारे बने हुए रहते हैं, FCI वगैरह का ना, बड़ा बड़ा कंटेनर, कंटेनर नहीं बल्कि इमारत ही उन्होंने बनाया हुआ रहता है, ठीक है, बड़ा बड़ा, और उसके अंदर सारे जो ये जो तुम्हारे क्रॉप्स हैं जैसे वीट, राइस, मक्का और जो जो है उन सबको इसमें साइलोज में रखा जाता है। इस FCI गोडाउन नहीं सुना है कभी? नहीं? अरे बाबा, सो गोडाउन्स में रखा जाता है, ठीक है, और ये क्या होते हैं? अर्बन एरिया में होता है, रूरल एरिया में दोनों जगह होते हैं यार, दोनों जगह होते हैं, रूरल में भी होते हैं, रूरल में FCI का गोडाउन्स नहीं होता है, बट वो होता है तुम्हारा स्टेट का, कुछ प्लेस या स्टेट का नाम जिसमें रहता है, स्टेट का गोडाउन्स होता है जो कि तुम्हारे रूरल एरियाज में रहेंगे। तो सबसे पहले FCI के गोडाउन में रहता है, ठीक है, साइलोज जो बड़े बड़े इमारत होते हैं उसको साइलोज कहते हैं, वहां से निकल करके आता है तुम्हारे स्टेट के गोडाउन्स में, ठीक है, जो कि तुम्हारा कौन देखता है? जैसे यहाँ पे है BSFC है, बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन, समझे? तो FCI इंडिया के स्तर पे वो पहले जमीन अनाज को खरीदता है, स्टोर करता है, और फिर वो BSFC जैसे बिहार का जो फूड कॉरपोरेशन है उसको देता है, वो अपने गोदाम में रखता है। बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन, जैसे ये हो गया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया के लेवल पे चीजों को लेते हैं और रखते हैं, ग्रेन्स को, फिर ये देते हैं हर एक स्टेट को, है ना, जैसे बिहार का होगा, गुजरात का होगा, सो दिस इज लाइक बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन। और ये क्यों रखते हैं अपने पास अनाज? क्योंकि बहुत जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग देते हैं ना 3 रुपए में, 2 रुपए में और 1 रुपए में अनाज देती है ना सरकार, 5-5 किलो देती है ना, तो कहाँ से देगी, कैसे देगी, कहीं रखना पड़ेगा ना उनको, तो इसके लिए वो यहाँ पे रखते हैं। पहले FCI अपने पास खरीद के रखता है, उसके बाद वो BSFC को देती है, वैसे ही झारखंड का स्टेट फूड कॉर्पोरेशन होगा, यूपी का होगा, सब स्टेट का होता है, उनको FCI देते जाएगी और फिर वो बांटते जाएंगे लोगों को, ठीक है, तो वो ऐसे होता है। तो ये स्टोरेज कैसे होगा? इनको रखा जाता है साइलोज में, बड़े बड़े एकदम बनाए जाते इमारत, बिल्डिंग्स, और उसमें रखा जाता है, ठीक है। और ये तो हो गया ऐसे अनाज जिनको तुम रख सकते हो नॉर्मल ऐसे गोडाउन में, लेकिन मान लो प्याज को रखना है, टमाटर को रखना है, हरी मिर्च को रखना है, क्या करोगे?
हाँ, उसके लिए होता है तुम्हारा कोल्ड स्टोरेज, है ना, फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, समझे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और इसका जो टेम्परेचर है वो 0 to 4 डिग्री मेंटेन किया जाता है, ठीक है। ये मेंटेन नहीं करोगे तो खराब हो जाएगा। एक और चीज कोल्ड स्टोरेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज्यादा, वो होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है बताना, ह्यूमिडिटी होता क्या है, ये सब तो फिर नॉर्मल था 7th स्टैंडर्ड में। हाँ तो बताओ ह्यूमिडिटी। The amount of water vapor in the air is known as humidity. द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर, Water vapor. ये बुक में आता कोई बात नहीं, वाटर वेपर भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए कोल्ड स्टोरेज में, है। ज़्यादा होना चाहिए। उससे क्या होगा ज्यादा होने से, ज़्यादा होगा तो वो जो उसका फिर कोल्ड है वो एवापोरेट ज़्यादा करेगा। एवापोरेट नहीं होगा ना। मान लो हवा की अपनी एक कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, हर एक हवा की अपनी एक कैपेसिटी होती है होल्ड करने की। अब मान लो उसकी कैपेसिटी मैंने फुल करके रखी है, मान लो तुम्हारी मुट्ठी है, तुम्हारी मुट्ठी में एक लिमिट है कि भाई इतना ही अनाज तुम पकड़ सकते हो। अब उतना ही तुमने पकड़ लिया ऑलरेडी मुट्ठी में, तो क्या इसके बाद फिर इस मुट्ठी में और अनाज पकड़ पाओगे तुम, नहीं पकड़ पाओगे। वैसे ही हवा का भी क्या है, हवा ने जैसे इतना मान लो पानी जितना वो पकड़ सकती है ऑलरेडी हमने पकड़वा के रख दिया उसको। तो अब फ्रूट्स के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट होता है। यदि वाटर कंटेंट है इसमें और हवा में भी पानी कम है तो क्या होगा, इसमें से एवापोरेट होने का चांस अच्छा हो जाएगा, इसमें से पानी उड़ सकता है, उड़ेगा तब तो हवा उसको पकड़ लेगा। लेकिन मान लो हवा के पास ऑलरेडी बहुत पानी है और वो पकड़ नहीं सकता है, तो क्या होगा, फ्रूट्स में से पानी एवापोरेट ही नहीं होगा, ठीक है। सो ह्यूमिडिटी को वहां पे हाई रखा जाता है, सो दैट जो तुम्हारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो वाटर कंटेंट है वो एवापोरेट ना हो और वो वैसे के वैसे फ्रेश रहें। फ्रेश कब रहता है यार, फ्रेश हम क्यों कहते हैं कि मेरा ये फ्रूट फ्रेश है, ये वेजिटेबल फ्रेश है, उसके अंदर जो पानी कंटेंट है उसको हमने सेव करके रखा है, तभी तो हम कहेंगे ना फ्रेश है। मैंने इसको लगाया ही नहीं था एंड आई वाज स्पीकिंग। चलो ठीक है, पता नहीं ये हुआ कि नहीं रिकॉर्ड, बट ठीक है। सो ये हो गया कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में ह्यूमिडिटी हाई रखनी पड़ती है हमें, ठीक है, और 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर भी रखना पड़ता है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से बची रहें। अच्छा, फूड फ्रॉम एनिमल्स है अब, ठीक है। बाकी तो अभी क्वेश्चन आंसर हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे कि तुमको समझ में आया है कि नहीं सब कुछ, और फिर ही इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक ही होगा अब, ठीक है। सो फूड फ्रॉम एनिमल्स में बताओ कि इसमें कुछ मुझे लग नहीं रहा है वैसा कि तुमको समझाने की जरूरत है। मिल्क जिससे निकलता है, जिस एनिमल से मिल्क निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, किस टाइप के एनिमल्स कहते हैं? अरे नहीं यार, गाँव को मिल्क गिविंग एनिमल्स को हम लोग कहते क्या हैं, वो तो एग्जाम्पल तुमने बोला, बट व्हाट डू वी जनरली कॉल मिल्क गिविंग एनिमल्स लाइक काउ, बुफेलो, गोट? Dairy farming. वो फार्मिंग कहते हैं, डेयरी फार्मिंग, बट इन एनिमल्स को क्या कहते हैं? आई एम ट्राइंग टू चेक योर इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि इंग्लिश तो तुम लोगों की पुअर है, तो इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आंसर कैसे लिखोगे। सो इनको कहते हैं हम लोग मिल्च एनिमल्स। सो मिल्क गिविंग एनिमल्स आर नोन एज मिल्च एनिमल, समझे। सो ये कौन कौन होते हैं वो तुम लोग को पता ही है, और वो मिल्क में लगभग तुम एक तरह से कह सकते हो लगभग सारी विटामिन्स और सारे जो प्रोटीन होता ही है उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स होता ही है। सो एक बैलेंस्ड फूड हम लोग मिल्क को कहते हैं, ठीक है। और ये किन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? सो चाइल्ड, ओल्डर पीपल,
लेडीज, इसमें भी कौन, जो लैक्टेटिंग हैं एंड प्रेग्नेंट हैं। लैक्टेटिंग का मतलब जो मिल्क पिलाते हैं अपने बच्चे को, जो माँ, ठीक है, सो उनको लैक्टेटिंग कहते हैं। तो उनके लिए भी मिल्क बहुत अच्छा माना जाता है। जो प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट का मतलब जो बच्चे को कंसीव कर रहे हैं, ठीक है, सो वो सारे लेडीज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए तो है ही है, ठीक है। सो ये हो गया मिल्क के बारे में, ठीक है। और ये कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है क्या मिल्क? अब मिलता है, आई डोंट नो इसमें लिखा है कि नहीं, बट जैसे फॉर पपीता का नहीं है, सोयाबीन का मिल्क नहीं सुने हो? नहीं, सोया मिल्क कभी नहीं। खैर ठीक है, शहर में ये सब पिया जाता है। और बहुत सारे लोग आजकल क्या हो गए हैं, वेगन्स हो गए हैं। वीगन्स, ये समझते हो? वीगन्स मतलब ऐसे लोग, खास करके स्टार्स और बड़े बड़े क्रिकेटर्स एंड ऑल दोज लोग जो होते हैं पर्सनालिटी, वो वीगन्स हो गए हैं। तो एक तो होता है तुम्हारा वेजिटेरियन, और एक होता है नॉन वेजिटेरियन, और एक होता है नया कैटेगरी है वीगन, ठीक है। तो ये सब तुम लोग समझ लो, ये सब यहाँ पे कोई नहीं समझाएगा तुम लोगों को, ठीक है। लेकिन जब बड़े हो गए, कहीं जाओगे बाहर, तो एकदम से तुम लोग के लिए बाउंसर होगा कि भाई ये सब भी होता है दुनिया में। सो वीगन्स क्या होते हैं, ये केवल प्लांट बेस्ड फूड को ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते, कुछ भी नहीं। यदि प्लांट बेस्ड है तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, वीगन उनको कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वेजिटेरियन में बहुत बार होता है ना कि लोग अंडा भी खा लेते हैं या कुछ और वैसा चीज खाते हैं, लेकिन वीगन्स नहीं खाते हैं। इवन मिल्क, हाँ, जो वेजिटेरियन होते हैं वो मिल्क लेते हैं, ये तो पता है तुमको, बट मिल्क कहाँ से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है। तो वीगन्स वो नहीं लेते हैं मिल्क। वीगन्स क्या करते हैं, सोयाबीन मिल्क लेंगे, सोया मिल्क, है ना, सोया मिल्क, ठीक है। तुम लोगों को इतना डीप ये सब बताएगा नहीं कुछ ऐसा, लेकिन जान जाओ, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। एंड तुम बताओगे और जानोगे तो यू विल बी नोन एज स्मार्ट ओनली, स्मार्ट पीपल। एग्स तो जान गए, पोल्ट्री उसके लिए कहते हैं हम लोग, जो एग देते हैं उनको हम लोग पोल्ट्री कहते हैं। एंड एक और वर्ड था, वो क्या था वर्ड, वो शायद तुम लोगों में है कि नहीं, आई डोंट नो। नहीं नहीं, अरे कुछ भी, एग्स। वैसे वैसे बर्ड्स जो एग्स को देते हैं उनको हम लोग खास करके चिकन्स एंड हैंस के लिए यूज करते हैं। क्या है, FOWL, फॉल, सुने तो हैं, ठीक है। और एक होता है मीट, हाँ, यस, तो ठीक है। मीट के बारे में, वाइट मीट एंड रेड मीट सुना है क्या? ये होता है ना तुम्हारे फैट कंटेंट्स पे होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जब समझ जाओगे तो पता चल जाएगा, सब मिलता है। फैट जितना होगा ना उसके आधार पे हम कहते हैं वो वाइट मीट है या रेड मीट है। जब फैट कंटेंट कम होता है, तो पहचानेंगे। हाँ, तो उसका क्लासिफिकेशन है, जैसे फिश एंड चिकन, इसको हम लोग वाइट मीट में रखते हैं। उसके अलावा गोट, बीफ, पोक, और कुछ भी ले लो जो भी खाया जाता है। बीफ, बीफ यार, आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू स्पीक, बट ठीक है, बीफ इज बेसिकली ये जो बुफेलो ऑक्स होते हैं उन सब का जो मीट है, वो जो बहुत सारे मुस्लिम नेशंस में खाया जाता है, इंडिया, सो ये मुस्लिम नेशन में नहीं खाया जाएगा। तो ये डोम सबका, हाँ, नहीं 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 नहीं, क्रिश्चियन कंट्रीज में बहुत अच्छे से खाया जाता है, बहुत महंगे से। US UK में जाओगे ना, मैंने तो वहाँ पे तुम लोग को दिखाया भी था ना यार, सब दिखाया भाई, बट मैंने नहीं खाया था, मैंने नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया था ना, ये बीच वाला खाया ना ये वाला खाया। हम ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे ना हाईलाइट हो जाएंगे, इसलिए विल नॉट स्पीक मोर, ठीक है।
चलो तो अब एक काम करते हैं यार, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको फिर तुम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो चैप्टर ना केवल खत्म करने से मतलब नहीं है, चैप्टर का एक एक चीज ना तुम्हारे दिमाग में छपा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो मेरा भाई वही है, तभी तुम मेरे से पढ़ने का फायदा है, नहीं तो मत पढ़ो मेरे से, मेरा साफ है। मुझे ये थोड़ा बहुत पैसे के लिए मुझे पढ़ाना नहीं है, ठीक है। मुझे पढ़ाना है भाई, तेरे अंदर यदि क्वालिटी आ रहा है तो पढ़ो, नहीं आ रहा है तो मत पढ़ना। तो मुझे तुम लोग समझाओ कि, और बुक मत देखना, या चलो देख लो, बुक देख लो, कुछ तो करो, लेकिन लेगुमिनियस क्या होता है? वो प्लांट होता है हम्म, सर, इसको सर उसका एग्जांपल दे सकते हैं, ग्राउंड नट हो गया। तो करता क्या है यार ऐसे? सर ये एग्जाम में पूछेगा भाई तो ऐसे बोलोगे क्या? मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ सर, व्हाट आर लेगुमिनियस प्लांट्स, तो तुम क्या बोलोगे? सर, एंड जिसका प्लांट का रूट में आ रहा है जो भी हम बैक्टीरिया वेरी गुड, वेरी गुड। एंड व्हाट डू दे डू? वो नाइट्रोजन को ट्रैप कर दो, उसको नाइट्रिक बनाते नाइट्रेट्स, हैं, नाइट्रेट नाइट्रेट। नाइट्रेट। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम उसका आंसर और अच्छा बताओ कुछ। Sir, in crop rotation, in crop rotation, we should not um, रटने से अच्छा समझ के बोलो, बहुत अच्छा बोल लोगे। जैसे ये ना समझ के बोल रहा था, तो जो इसके इसके ना इसको जो हिंदी होगा तो सर इंग्लिश से होगा। हिंदी में क्या? कोई तो ठीक है, इंग्लिश में एक बार हिंदी में बोल के उसको ट्रांसलेट कर लो, तुम भी बोल लो हिंदी में। हाँ बोलो। Sir, when we grow alternatively crops, तो तुम स्टार्टिंग में ही ऑल्टरनेटिवली बोल दे रहे हो, इसलिए तुमको दिक्कत हो रहा है, या क्रॉप रोटेशन बोल दे रहे हो इसलिए दिक्कत हो रहा है। तुम ऐसे बोलोगे, व्हेन वी ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस, दे कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू मच, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच द सॉइल गेट्स डेफिशिएंट इन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। so to regain it, we should plant the leguminous plant pulses, like pulses. In the leguminous plant, some rhizobium bacteria are there, which convert the nitrogen into the atmospheric pressure, which is known as nitrate. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ नहीं है, वो तो एक अलग चीज़ है, वो उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। जस्ट नाइट्रोजन को वो एक नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं जो कि प्लांट्स यूज कर पाते हैं, दैट इज नाइट्रेट्स, ठीक है, ठीक है। एंड फिर वो नाइट्रोजन को यूज करते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं, वाई नाइट्रोजन, वाई डू दे नीड नाइट्रोजन? बहुत प्रोटीन। यस, दैट्स द मेन थिंग। तो रोशन तुमको भी क्या करना है बाबू, इसको लिखना है इंग्लिश में, तुमको भी पहले समझ लो, बातों को समझो, और ना डायरेक्ट आंसर को फॉर्म मत करना। जैसे तुमने क्या किया, तुमने डायरेक्ट व्हेन वी डू क्रॉप रोटेशन, ये तुमको बताना है क्रॉप रोटेशन, तुमको वहां पे अपना इंप्रेशन छोड़ना है, तो तुम यहां से जाओ कि क्रॉप रोटेशन करना क्यों पड़ेगा, है ना, क्योंकि तुमने न्यूट्रिएंट इंटेंसिव प्लांट लगा दिया, क्रॉप लगा दिया, फिर वो बोल दें फिर उसके बाद wheat and rice. तब मजा आ जाएगा तुमको बोलने में, है ना, ठीक है। मतलब कुछ तो जान गए हो। एक तो राइजोबियम होता है, उसके अलावा मैंने एक और भी बैक्टीरिया बताया था जो सॉइल में रहता है और जो चेंज करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, नाइट्रेट्स वगैरह में नाइट्रोजन को चेंज करता है। लिखा है कहीं? Microorganism like decomposer. नहीं, वो तो तुम कहाँ बात चले गए, तुम तो चले गए कंपोस्ट बनाने के लिए, मैन्योर्स में चले गए तुम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम हैं। It's a fallow land. फैलोलैंड तो ठीक है, फैलोलैंड क्या होता है? हाँ चलो फैलोलैंड बताओ मुझे। Sir, the field We remain the land. वी लीव द लैंड है, रिमेन नहीं। We leave the land empty for 1 season or 2 season. Then the soil रीगेन्स regenerate या रीजनरेट्स या रीगेन्स इट्स its natural न्यूट्रिएंट्स, सो दैट इज फैलोलैंड। बट मैंने एक और तुम लोग को बैक्टीरिया बताया था जो कि वो तो हो गया, मान लो लेगुमिनियस तुमने लगाया तो उसके रूट्स में है तो वो हो गया, ठीक है, जिसने फिक्स किया। और कैसे पता चलता है इसके रूट्स में वो फिक्स हुआ है? सो वहाँ रूट में कहीं तक गोल गोल है। तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ये सब लिखना, तुम लोग बेटा अलग हो जाओगे, पूरा नॉटर डैम तुम लोग का ना पैर छू के जाएगा।
बोलेगा यार तुम लोग कहाँ से पढ़ के आ गए हो, साइंटिस्ट हो तुम लोग। इसको कहते हैं नोड्यूल्स, है ना। लेगुमिनियस में ही होता हाँ लेगुमिनियस में ही होगा ना। उसका जो रूट होता है उसमें ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो ऐसे नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन को पकड़ पकड़ के चेंज करते हैं, नाइट्रेट्स में बना करके रखते हैं, ठीक है। और इसलिए इसका बेनिफिट क्या होता है, ये हार्वेस्ट होने के बाद भी इसका रूट्स जो यदि तुमने वहीं छोड़ दिया तो ये दूसरे के लिए भी हेल्पफुल है। तो वो मरता नहीं है फिर? मरेगा ना, ये तो मरेगा ना बेचारा ये। हाँ ये मर जाएगा ना बेचारा, लेकिन मर के भी क्या करेगा, हेल्प करते जाएगा ना, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, ये तो जमीन को ही जाएगा ना। और फिर जो दूसरा अब आएगा यहाँ से रूट मान लो, वो ले लेगा इससे, है, उसको न्यूट्रिशन देगा। है ना। सो इस हाँ तो एक और जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या कहते हैं, जो सॉइल में बैक्टीरिया होता है, कहीं लिखे हो अपने नोटबुक में, ध्यान दो। पढ़ाया तो मैंने है, 100% बताया होगा। ऐसा कुछ याद आ रहा है? यूट्रोफिकेशन। नहीं रे, यूट्रोफिकेशन तो स्टार्टिंग में भी तेरे को बताया भाई, फिर वो हो गया जो pollute करता है। हाँ मतलब उसमें एक्यूमुलेशन होता है, उसको इंग्लिश में बोलो, एक्यूमुलेशन का मतलब, हाँ बोलो एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब जमा होता है, जब केमिकल्स जब उसमें जमा हो जाते हैं तो उसको एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया, CYANOBACTERIA, ये सॉइल्स में होते हैं और ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं। तो ये सॉइल में होते प्लांट्स में? नहीं ये सॉइल्स में होते हैं, है ना, सॉइल में। ऐसा करके लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, राइजोबियम से इसको कंफ्यूज मत हो जाना। सर ये भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। इसमें क्वेश्चंस आंसर्स कुछ और हैं क्या, कुछ स्पेसिफिक हैं जो दिखाना, जो मुझे लगता है कि तुम लोग को जानना चाहिए या मैं बता सकता हूँ। मुझे तो लगता है सब ये सब तुम लोग के टीचर कर लेंगे। हाँ ये एक पहला ही क्वेश्चन बताओ मुझे, व्हाई डू फार्मर्स प्रेफर केमिकल फर्टिलाइजर ओवर ऑर्गेनिक मैन्योर इवन व्हेन द केमिकल फर्टिलाइजर्स डैमेज द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सर वो जो फर्टिलाइजर होता है वो जो मैन्यूर है, तो वो सारा प्रोटीन नहीं ले पाता है। और जो फर्टिलाइजर होता है उसमें ज्यादा प्रोटीन क्या क्या रहता है फर्टिलाइजर में बताओ। हाँ सॉल्ट एंड नहीं, लेकिन कौन सा NPK। तुमको मिलेगा भैया, 100 में 100 मिल जाएगा यदि NPK। पहले बोल दिया। तुम सॉल्ट वॉल्ट बोलते रह जाओगे। यूरिया भी है। यूरिया में तो रहता ही है मेरे भाई, यूरिया जो है ना, यूरिया भी एक तरह का फर्टिलाइजर है, बट इसमें केवल नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो तुम वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्टिलाइजर इज वाई मेनली यूज्ड। किसान फर्टिलाइजर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस NPK। उनको तीनों चीज, और यही तीनों चीज ही चाहिए क्रॉप्स को। बट ऑर्गेनिक मैन्योर में ये सारी चीजें ना मिल नहीं पाती हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया लेस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये पहला पॉइंट। उसमें सॉल्ट और NO2 होता है। हाँ कह सकते हो सॉल्ट्स, लेकिन इसके अलावा जैसे तुमको ये बताना है कि ऑर्गेनिक मैन्योर है, अरे वो तो हो ही गया, ये तो हो ही गया, न्यूट्रिएंट्स मिनरल सब ये हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा और लोग ऑर्गेनिक मैन्योर को प्रेफर क्यों नहीं करते हैं फर्टिलाइजर के। ऑर्गेनिक मैटर को मतलब कि बनाने में ज्यादा टाइम यस, सो दिस इज टाइम कंज्यूमिंग एंड ये रेडली अवेलेबल होता है। एंड इसको लिख ले मेरे भाई लोग,
तुम लोगों को ये सब ना ध्यान रहने वाला है ना कोई बताने वाला है, ठीक है। इसलिए लोग फर्टिलाइजर को यूज करते हैं। और क्या पॉइंट हो सकता है? टाइम कंज्यूमिंग के कारण एक और चीज होगा जो सबसे ज्यादा किसानों के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या लिखेंगे, क्या हुआ होगा ये? दिस बिकम्स कॉस्टली। कॉस्टली वो कैसे होगा? कॉस्टली क्यों होता है वो मतलब समझा देता हूँ। So उसको डोमेस्टिक मटेरियल से बना सकते हैं। लेकिन बनाना इतना आसान नहीं है। सर बस प्याज का छिलका बनाना का छिलका डाल के जमीन में डाल देते तो हो गया। जब यार तुम्हारे पास अच्छा खासा बगान होगा ना, उसके लिए भी जब बनाना होगा ना ये ऑर्गेनिक मैन्योर, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी कैसे? भाई। एक तो पहले टाइम लगेगा उसमें, और टाइम लगने के साथ उसका जो तुम कहीं ना कहीं से उसके लिए तुम सीवेज लेके आओगे, मतलब कचड़ा चीज लेकर के आओगे, जमा करोगे जमा करोगे जमा करोगे जमा करोगे, 2 दिन में नहीं जमा हो जाता है। और उसके बाद इसको तुमको कंपोस्ट बनाना पड़ेगा। कंपोस्ट बनाने के लिए तुमको लगेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको सड़ाने के लिए, ठीक है। तो वो सॉइल में होता है, सॉइल में डाल देंगे। टाइम लगता है बेटा, 6 महीने से 8 महीने मिनिमम है इसका, मिनिमम, हाँ उसको कंपोस्ट होने चाहिए। कम से कम, ठीक है। किसान यहाँ पे मर जाएंगे तब तक, उनका पूरा खेत का टाइम खत्म हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, जो गवर्नमेंट है ना वो सब्सिडी देती है ऑन फर्टिलाइजर। मतलब 10-10 रुपए का बोरा देते हैं वो यूरिया का, ठीक है। केजी यार अब मैं सब मेरे पास है, वो सब भी डेटा है जब मैंने किया था, तो मुझे लगता है कि 10 रुपए मत करो, लेकिन हाँ 20 रुपए का कुछ 40 kg समथिंग ऐसा। मतलब मैं रफ बता रहा हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को एग्जैक्ट भी ये बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इतना सस्ता मिलता है इनको, ठीक है। 20-22 रुपए में लगभग 40 kg, ठीक है। सो दिस इज लाइक क्या है उनके लिए, चना खाने के बराबर है। तो उनको जो आसान है या और जो उनको प्रॉफिटेबल है वो वही करेंगे ना। ये थोड़ी करेंगे तुम्हारे लिए, वो 8 महीने रुकेंगे, उनका पूरा गेहूं ही खत्म हो जाएगा सीजन, फिर वो लगाएंगे तुम्हारे लिए। और पता चला यदि अच्छे से कंपोस्ट नहीं बना और उसमें न्यूट्रिएंट्स तो सारे होते भी नहीं है, उनको तो बेचारे को ऐसे ही चला जाएगा सब। तो इसके लिए दे डोंट वेट फॉर इट, दे डोंट यूज इट मच, दे गो फॉर फर्टिलाइजर। समझे? तो आंसर में यदि ये 2-3 पॉइंट और इसको लिख दोगे वाई कॉस्टली, ये वाला पॉइंट को इसमें एक्सप्लेन यदि कर देते हो। हाँ, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसका जो मात्रा होता है, जैसे एनपीके जितना इसमें हमको मिल जाता है उतना हमको यहाँ पे मैन्योर में नहीं मिलेगा। रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन एनपीके में मुझे नहीं मिलेगा। उसमें एनपीके मतलब नाइट्रोजन जितना चाहिए वो नहीं मिलेगा, फॉस्फोरस जितना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और पोटेशियम जितना चाहिए वो नहीं मिलेगा मैन्योर में, जिसके कारण से मेरा मैन्योर उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना मेरा ये होगा, ठीक है। प्लस ये जो है तुम्हारा जमीन को एसिडिक कर देगा बहुत बार। एक और पॉइंट होता है इसका, ये एसिडिक भी बना सकता है। जरूरत से ज्यादा यदि तुमने यूज कर दिया तो ये एसिडिक बना देगा तुम्हारे सॉइल को। और ये सारे प्लांट्स के लिए जहां पे तुम्हारा लिखा है वहां पे लिखा है क्या, ये एसिडिक वैसिडिक भी लिखना चाहिए, बट पता नहीं। तेरी मैडम भी महान है। इसमें नहीं है, इसमें है क्या? हाँ ये देखो, उससे मत पढ़ो, इसमें पढ़ लो, ये पढ़ो। सबसे ऊपर वाला, सबसे पहला पॉइंट वही है। सो इसको लेस न्यूट्रिएंट्स जो कहा है ना उसको तुम लिख देना लेस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। लाइक एनपीके, इसमें मुझे एनपीके
सब अच्छे से नहीं मिल पाता है, जो कि मुझे फर्टिलाइजर में वही मिलता ही है, स्पेसिफिक इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा पॉइंट क्या है? इजी टू स्टोर। हाँ, इजी टू स्टोर हो गया फर्टिलाइजर, ट्रांसपोर्ट